प्रम कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विधियां में अगला विधि समस्या समाधान विधि और क्षेत्र भ्रमण विधि। तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी जो है टीईटी की तैयारी में सहायता प्राप्त हो। और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम आज जो है बात करेंगे सबसे पहले समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि जो है, यह विधि जो है सुकरात द्वारा दिया गया है और इस विधि के चरण के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये इंग्लिश में डाल्टन मेथड लिखा गया है, ये गलत है। आप लोग समस्या समाधान विधि समझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इस विधि के चरण है, जैसे कि कोई भी समस्या आता है किसी के पास, उसका समाधान कैसे करते हैं, कैसे उसका निराकरण होता है, इस विधि में हम लोग आज जानेंगे। इस विधि में सबसे पहले क्या आता है, जब भी कोई समस्या आता है तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है समस्या आता है हमारे सामने कि क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या करते हैं, उसके परिकल्पना करते हैं या उस पर उपकल्पना करते हैं, यानी कि उसके बारे में, समस्या के बारे में जो है सारा जो है कल्पना करते हैं, सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर समस्या है क्या। इसके बाद क्या करते हैं, उसको इसके जितने भी आंकड़े होते हैं सभी आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं, कलेक्शन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उस आंकड़ों पर जो विश्लेषण करते हैं कि समस्या का जो है कैसे समाधान होगा। फिर जो है समस्या का समाधान करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करके और उसका जो है समाधान करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके परिकल्पना की जांच करते हैं। फिर जांच करते हैं कि जो है हमने जो है ये समस्या का समाधान जो किया है वो क्या सही है या फिर गलत ही है अभी तक, उसका जांच करते हैं। फिर अंतिम में कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में जो हमारे पास समस्या थी उसका जो हमने जो है सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं, उसका लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। ये समस्या, किसी भी समस्या जो आता है छात्रों के बीच या हम लोगों के बीच, उसके जो है चरण है कि किस तरीके से कोई समस्या आता है, फिर उस पर किस प्रकार हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है। इस विधि का चरण भी जो है एग्जाम में पूछ देता है कि आगे पीछे दे देता है, कह देता है कि, या बीच में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि समस्या समाधान विधि में जो है परिकल्पना उपकल्पना कितने स्टेज पे है, कितने नंबर स्टेज पे है। तो ये 7 स्टेज है टोटल इस चरण में। तो परिकल्पना उपकल्पना पूछेगा तो देगा दूसरा चरण है ये समस्या समाधान विधि का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए इस विधि के विशेषता के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, समस्या समाधान विधि की विशेषताएं। यह विधि उच्च तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। जो भी समस्या आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो है उच्च प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए जो है अधिक उपयोगी होता है। यह विधि छात्र के विचारों को मान्यता प्रदान करती है, क्योंकि जो भी समस्या आता है उस पर चर्चाएँ होती है तो छात्र की भी जो है विचारों को मान्यता दी जाती है। यह विधि छात्र में विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। जैसे ही समस्या आया तो उस पर जो हम लोग चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो इस रूप में जो है उसका जो है विश्लेषण और आलोचना चिंतन करने पर जो है छात्र में भी जो है विकसित होता है। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। हाँ, तो छात्र जो प्रतिभाशाली होते हैं उसके लिए और अधिक फायदेमंद होता है कि कोई समस्या आया, नया प्रॉब्लम आया, उसको हम कब सॉल्व करना है क्लास में, कि किस तरीके इसको हल किया जाए, तो उस पर जो है प्रतिभाशाली छात्र जो है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। यह विधि गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के लिए अधिक उपयोगी है। यह समस्या समाधान विधि जो है ये मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह विधि छात्र में समस्या समाधान की योग्यता को विकसित करती है। इसी विधि से के द्वारा जो है छात्रों में जो है कोई भी समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, ये सारे चरण को जो है चरण वाइज करके जो है इस विधि का जो है समस्या का समाधान कर लिया जाता है। इस तरह छात्र में जो है इसकी योग्यता बढ़ती जाती है कि नए नए प्रॉब्लम आता जाएगा, हम उसको हल करते जाएंगे। तो ये थी समस्या समाधान की विशेषताएं। अब इसकी भी कुछ हानियाँ एवं सीमाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह विधि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है।
जो बच्चे जो है धीमी गति से सीखते हैं उसको इस जो है विधि में जो है ज़्यादा जो उपयोगी नहीं होता है उसके लिए। इसमें भी समय अधिक खर्च होता है, प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बारे में चर्चा विश्लेषण करना काफ़ी चरण होते हैं, तो ये जो इसमें जो है समय अधिक खर्च होता है। यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं। छोटे बालकों के सामने समस्या आ जाएगी तो उसके पास समाधान करने का जो है उपाय नहीं होता है, उतना जो है उसका जो है माइंड विकसित भी नहीं होता है कि जो है उसका समाधान खुद करे जो है। तो यदि समस्या समाधान विधि। अब हम लोग अगला विधि देखते हैं क्षेत्र भ्रमण विधि। क्षेत्र भ्रमण विधि जो है बालकों के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखना हो और उस पर जो अगर क्षेत्र भ्रमण करके जो है सीखा जाए तो बहुत ही सुंदर होता है। जैसे कि हमें पढ़ना है या हमें पढ़ाना है बालकों को कि ताजमहल के बारे में, और ताजमहल के बारे में हम बताएं उनको, या फिर जो है यदि हम उसको जो है ताजमहल जो है लेकर के चले जाए दिखाने, क्षेत्र भ्रमण कर ले, ट्रिप बना ले और जा कर के दिखाएं तो बहुत अच्छा होता है, बारीकी से समझता है और उसको जल्दी कोई भूलता नहीं है। इसलिए क्षेत्र भ्रमण विधि जो है बहुत ही अच्छा होता है सीखने के लिए। इसमें भी डाल्टन मेथड गलत लिखा हुआ इंग्लिश में, नहीं होगा। तो इस विधि की विशेषताएं देखें। क्षेत्र भ्रमण विधि की विशेषताएं में क्या होता है, इस विधि में बालक प्रकृति के माध्यम से सीखता है। क्या होता है, जब क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो प्राकृतिक रूप से इस विधि के द्वारा सीखा जाता है। प्राकृतिक रूप से जो है बच्चे सीखते हैं अपनी आंखों से जो है प्रत्यक्ष देख करके। इस विधि में छात्र को प्रत्यक्ष तथा अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। खुद जाकर के जब बच्चा देखता है वहाँ पे तो उसको अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, नेचुरली जो है कि क्या है नहीं है। यह बाल केंद्रित विधि है बिल्कुल। ये जो पूरी तरीके से जो है बच्चों पर निर्भर है यह विधि, क्योंकि वो खुद जाता है, खुद जा कर के देखता है, खुद अनुभव करता है, फिर आकर के जो है उसके बारे में लिखता है, पढ़ता है। और यह रुचिकर तथा मनोवैज्ञानिक है, यह बहुत रुचिकर भी है, क्योंकि जैसे ही बच्चे को कहिएगा चलिए ट्रिप पे घूमने के लिए, घूम करके हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे और सीखेंगे तो उसको जो बहुत अच्छा लगता है। अरे मनोवैज्ञानिक है, ये अपने आप जो है इसमें बच्चे सीखते रहते हैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान। अब इसकी भी देखिए, इसमें भी कुछ हानियाँ हैं, सीमाएँ हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्षेत्र भ्रमण की जो है हानियाँ सीमाएँ को, इसमें क्या है समय तथा धन अधिक खर्च होता है। स्वाभाविक है, घूमने जाएंगे तो पैसे भी लगेंगे और समय तो लगेंगे ही, क्योंकि घूम घूम करके देखना सारी चीज़ों को, तो उसमें समय अधिक खर्च होता है। अनुशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब देखते होइएगा कि जो है बच्चे जब ट्रिप पे जाते हैं 10, 20, 50, 100 के जो है एवरेज में बच्चे जो बस से किसी चीज़ से ट्रिप पे जो घुमाने के लिए सरकार भेजती है, देखते हैं कि बच्चे जो है कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है और उसको जो है संभालना मुश्किल हो जाता है। कितना भी आप कहिएगा तो कोई न कोई बच्चा इधर उधर जो है भाग ही जाता है, कोई आगे जाएगा, पीछे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, क्योंकि वो पूरा खुला मैदान रहता है, घूमना रहता है, घूम करके देखना रहता है चीज़ों को। और जो है बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ क्या है, तो तुरंत जो है अपना अनुशासन तोड़ करके जो है साइड से इधर चला गया, ये देखने चला गया, वो देखने चला गया, फिर बाद में आ जाते हैं। और है प्रत्येक विषय के लिए उपयोगी नहीं है, ये क्षेत्र भ्रमण में हर विषय के लिए उपयोगी नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए विधि भी उपयोगी नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखे क्षेत्र भ्रमण विधि। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें और भी वीडियो डालने में उत्साह मिलेगी। तो इसीलिए आप सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों को भी, क्योंकि हम सारे नोट्स जो है NCERT बेस्ड पर दिए हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। जी धन्यवाद।